बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल के थ्रू आप तक हर दिन कोई नई समस्या को डिस्कस करते हैं और उस समस्या से जुड़े समाधान को भी बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में, जो आपने नाम सुना होगा। किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को हार्ट अटैक आज के इस लाइफस्टाइल की वजह से आ जाता है। तो मैं सुमन जायसवाल आपका स्वागत करती हूं और आज का ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ आपसे इतनी विनती है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा ये वीडियो के थ्रू मैं काफ़ी फार्मेसी के स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का भी प्रयास करती रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। तो देखिए, हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है। देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये होता है कि जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें से किसी एक को या एक से अधिक एरिया में जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। भाई, ब्लड सप्लाई जाता है तभी तो ऑक्सीजन मिलता है उसे। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है इरिवर्सिबल डैमेज होने लगता है, नर्व्स डैमेज होने लगते हैं और फिर पेशेंट जो है सीरियस कंडीशन में आ जाता है और हार्ट को भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है, ठीक है। ये होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। फेंट होने लगता है पेशेंट। आपको जैसे कि पता ही है हार्ट अटैक में क्या आपने अपनी डे टू डे लाइफ में किसी न किसी पेशेंट को ज़रूर देखा होगा। अब देखिए, ये ब्लॉकेज जो होता है ये होता क्या है। देखिए, आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव हो तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। आप अपने सुझाव वहाँ मुझे दे सकते हैं। तो ब्लॉकेज जो होता है, ये जो हमारी लाइफ स्टाइल में हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस कंजम्पशन करते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी तेल ज़्यादा खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लेक का फॉर्मेशन होता है यही हार्ट में असल में ब्लॉकेज कॉज करता है। कैसे ये प्लेक फॉर्म हुआ, हमारे डाइट की वजह से। हमने फैटी चीज़ें खाई, चर्बी युक्त चीज़ें खाई, तो इसने प्लेक बनाया। और जब ये प्लेक टूटता है तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन, खून के थक्कों को जमाता है जगह जगह, जिसकी वजह से जब सपोज पाइप है, कहीं पे खून का थक्का जम गया तो आगे ब्लड फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, आसपास थोड़ी बहुत जगह होगी जिसमें से ब्लड रिसेगा ज़रूर, लेकिन प्रॉपर हार्ट को नहीं पहुँचेगा। तो ये होता है हार्ट में ब्लॉकेज की वजह। प्लेक टूटता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और यही जो है एक्चुअल कॉज ऑफ हार्ट अटैक होता है, ठीक। अब देखिए, इरिवर्सिबल डैमेज, रिवर्सिबल डैमेज, किसी स्थिति में पेशेंट को तुरंत एक्टिव केयर में लिया जाता है तो डैमेज ठीक होता है, लेकिन चांसेस बने रहते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज वो डैमेज होता है जिसमें डैमेज अब वापस ठीक नहीं हो सकता और पेशेंट अपने एंड ऑफ लाइफ की तरफ भी मूव ऑन कर सकता है। तो उस कंडीशन में इरिवर्सिबल डैमेज जो होता है वो 30 मिनट के अंदर ऐसा डैमेज हो सकता है जो अब ठीक नहीं हो सकता, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टैंक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको विज़िट कीजिए और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए, रिस्क फैक्टर। भाई, अब ये जो डैमेज हो रहा है किस प्रकार के लोगों में हो सकता है, तो देखिए इसके दो रिस्क फैक्टर हैं। एक जेनेटिक है और जो हम अपनी लाइफ स्टाइल के बाद अडेप्ट करते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो जो जेनेटिक होती है, यानी कि जो जन्म से ही प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड, ठीक है। ये किस में होता है, ये ऐसे लोगों में होता है जिनको जन्म से ही या उनकी फैमिली हिस्ट्री ही होती है और उन्हें भी क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को LDL कहते हैं। HDL अगर होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है, इसका लेवल लो हो जाता है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल
कम हो जाए और लो डेंसिटी लेवल का लाइपोप्रोटीन का लेवल पहले ही ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए एचडीएल का लेवल अगर कम होगा तो क्या होगा, एचडीएल का लेवल कम हो जाएगा और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। अब देखिए जिन लोगों में पहले से ही जन्म से ही टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उन्हें, या फिर मेनोपॉजल वूमन यानी ऐसी औरतें जिनका पीरियड्स एंड होने वाला है और वो मेनोपॉज में एंटर करने वाली होती हैं, तो उनमें ये इनहेरिटेड या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब मेनोपॉजल वूमन में वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद हमको मिलती है वो चीज़ें, वो भी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने अपने लाइफस्टाइल की वजह से हमें हाइपरटेंशन हुआ। हाइपरटेंशन पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, या फिर हम वसा युक्त या फिर तेल चिकना ज़्यादा खा रहे हैं अपनी डाइट में, या फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ें अगर हैं तो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर के अंदर में आती हैं। अब देखिए आपका अगला सवाल होगा इससे बचेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट करना है, ओबेसिटी है तो उसको कंट्रोल करना है, वेट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। तो वेट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे पेशेंट को ख़त्म करता है। ठीक है, अब देखिए मैं सिम्टम्स की बात करूं, लक्षण की बात करूं, तो इसका जो प्रमुख लक्षण होता है दोस्तों वो है चेस्ट पेन, जो कि बीच में होता है। ठीक है, अब चेस्ट पेन और भी कंडीशंस में होता है, लेकिन इसमें जो वो चीज़ें आपको क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो सिम्टम्स की मैं बात करूं तो चेस्ट पेन होगा, और ऐसा चेस्ट पेन होगा जो कि एकदम चेस्ट के बीच में होगा, और ये कुछ मिनटों से भी ज़्यादा देर तक रहेगा, और साथ ही साथ ये धीरे धीरे ये चेस्ट पेन शोल्डर कंधों की तरफ बढ़ेगा, आर्म की तरफ बढ़ेगा, गर्दन की तरफ बढ़ेगा, जबड़ों की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये चेस्ट पेन सही नहीं होगा, ये समय के संग और वर्स्ट होता जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग आने लगेगी, चेस्ट पेन में पसीना होगा, उनको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, उनको फेंटनेस यानी कि चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, और पल्स जो होती हैं, जो नसें होती हैं वो इर्रेगुलर या फिर बहुत तेज़ हो सकती है धड़कनें। ठीक है, तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब देखिए मैंने आपको प्रिवेंशन बताया क्या होता है, कितनी तरह से कैसे हो सकता है, सब चीज़ें। अब मैं मेडिसिन्स की बात करूँगी, लेकिन मेडिसिन्स के लिए मेरा सुझाव है जानकारी रखिए पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़, ये पार्ट 1 है वीडियो का, मैंने यहाँ लिखा है पार्ट 2 में मैं आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बारे में भी बताऊँगी जो हार्ट अटैक के लिए होती है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बारे में सेकेंड पार्ट में मिलेगा आपको। अभी आप देखिए ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंट्रावेनस रूट से पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन या मॉर्फिन देंगे, या फिर पेशेंट और क्या करेंगे, पेशेंट का जो हार्ट है और जो वाइटल के साइंस है उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना होगा, देखना होगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन थेरेपी, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लड फ्लो कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है और सब कुछ ख़त्म होने लगता है, तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे कि ऑक्सीजन का लेवल वापस से रिस्टोर हो। साथ ही साथ जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए दर्द की दवाइयाँ देंगे। साथ ही साथ क्या देंगे, फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी देंगे। फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी वो थेरेपी होती है जो क्लॉट बना, प्लेट के ब्रेक होने की वजह से जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ उसको डिसॉल्व करके वापस से ब्लड फ्लो को रीस्टोर करने का जो काम करती हैं वो दवाइयाँ होती हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स। ठीक है, अब एंटी प्लेटलेट थेरेपी भी चला सकते हैं। एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करती हैं, ये क्लॉट को आगे बनने से रोकती हैं। इस कैटेगरी में आती हैं एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। फिर
एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स मतलब क्या होती हैं, ये फैट को और एलडीएल का लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, फैट और एलडीएल का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करके ये दवा काम करती हैं। ये क्या, इसमें आती हैं सिम्वास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन्स, जिनमें लास्ट में स्टैटिन्स होता है, ठीक है। फिर बाइल सिक्वेस्टरिंग्स आते हैं इसमें। बाइल सिक्वेस्टरिंग में कोलेसेल्वेलाम होती है और फिर कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपॉल आती हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं बाइल सिक्वेस्टरिंग। और फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है निकोटिनिक एसिड की, जिसका नाम है नियासिन। ऐसा कि मैंने आपको बताया, ये पार्ट 1 है वीडियो का। सेकेंड पार्ट अब आपको जल्दी मिलेगा, एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास सर्जरी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों, अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी, और इस उम्मीद के संग कि आप हमारे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पे विज़िट करेंगे, हमें दूसरे चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कोई टॉपिक जो आपको चाहिए हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।